डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए का नेचर पूछा जाता है एसिडिक नेचर का होता है, पीएच एसिडिक होता है डीएनए का, नाम में ही एसिड लिखा हुआ इसीलिए। और एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि तो फास्फोरिक एसिड नाम का एक एसिडिक मॉलिक्यूल से बना है। अगली लाइन कहते हैं, इतना समझ में आ गया है, नंबरिंग भी इसका याद रहेगा, 5 नंबर कहां से कैसे करना है। शुगर का डायग्राम याद हो गया, फास्फोरिक एसिड का डायग्राम याद हो गया, नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को मिला देंगे, 1, 2 और 3 चीजों को मिला दें तो क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा ये डाले, थोड़ी डाले, थोड़ी डाले, क्या बन जाएगा? पानी डाले तो चाय डाले तो शक्कर डाले और चाय पत्ती डाले तो क्या बन गई? तैयार। तो बना लेते, तैयार कर लेते चाय। चलो कोई बात नहीं, काली चाय बन गई। तो अब चाय बनाकर दिखाते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी लेना पड़ेगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा? शुगर लेनी पड़ेगी। शुगर ले लेते हैं, ये रही शुगर। शुगर का डायग्राम बना लो जल्दी से। OH, O नहीं, यहां H रहेगा, H OH। इतनी सी बात क्लियर है। इसमें अगर हम थोड़ा सा वो डाल दें, क्या डाल दें? नाइट्रोजनस बेस। शुगर में नाइट्रोजनस बेस डाल दो, क्या बन जाएगा? चाय नहीं बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। आपको नाइट्रोजनस बेस जब ऐड होगा तो नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा तो OH हट जाएगा यहाँ का, और यहाँ पर आकर नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा। ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थायमिन हो सकता है। कौन सा न्यूक्लियोसाइड ऐड होगा उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। अगर एडेनिन ऐड होता तो इसका नाम होगा एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटोइडिन, थाइमिडिन और यूरिडिन। ये 5 तरह के नाम हो सकते हैं। यहाँ पर कौन सी ऐड हो रही है? तो 4 चीजें इसी कंडीशन में ऐड हो सकती हैं, 5वीं चीज ऐड होने के लिए यहाँ पे O होना जरूरी है। फिर यूरिडिन बनने के लिए यहाँ O जरूरी कंपलसरी है। अब देखो, अगर इसका नाम देखो जल्दी बता, डायग्राम जो बना हुआ है इसका नाम एडेनोसाइन है, सही जवाब है गलत है? डीऑक्सी एडेनोसाइन है ये, यहाँ पे O नहीं है, इसलिए डीऑक्सी एडेनोसाइन कहलाएगा ये। समझ में आ रही बात? डीऑक्सी एडेनोसाइन है ये, और अगर यहाँ O लगा दे तो एडेनोसाइन। तो एडेनोसाइन और डीऑक्सी एडेनोसाइन कैसे करेंगे? O देखकर करेंगे। डी लगा है तो ठीक है, एडेनोसाइन है, और डी का ऑक्सीजन हटा हुआ है तो डीऑक्सी लगा देना है आपको। ऑक्सीजन हटा हुआ, डी मतलब रिमूव। क्लियर है पीछे बच्चा? डीऑक्सी एडेनोसाइन है, यहाँ पे जी लिख देंगे क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। कुछ भी लिख सकते थे आप, हाँ सीन साइन जो पढ़ते हो, ऐसा ही नहीं। चलो और आगे चलते हैं। अब इसमें फास्फोरिक एसिड और ऐड करना बाकी है, तो चाय रेडी हो जाएगी। फिर फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला P, चारों तरफ O, तो O लगा देते हैं, O 3 जगह हाइड्रोजन लगाना, तो एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ हाइड्रोजन। इधर नहीं है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। तुम चुप कराने के लिए इसको दे दिए डबल बॉन्ड दे दिए, तुम रो मत। हाइड्रोजन नहीं दिया तो तुमको एक बॉन्ड दे दिए बैलेंस करने के लिए, ये लगाए। अब देखोगे ये एसिड का OH है, ये OH का मतलब अल्कोहल है या एसिड? यहाँ पर इसका मतलब OH का मतलब यहाँ पर एसिड है, और इस OH का मतलब अल्कोहल है। CH2OH में जो OH है इसका मतलब अल्कोहल है। जब एक अल्कोहल और एक एसिड मिक्स होता है तो ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये अपना OH कुर्बान करेगा, ये अपना OH कुर्बान करेगा, और H2O निकल जाएगा, बीच में एक O कॉमन साझे का रह जाएगा, और यहां पर बन जाएगा आपका ईस्टर बॉन्ड। ये बन गया ईस्टर बॉन्ड, और ईस्टर बॉन्ड बना, और यहां पर फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, इसलिए फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे इसको। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ये रहा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये रहा, ठीक है ना? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ये है। आपसे कोई पूछे कि आपका शुगर आपके नाइट्रोजन बेस से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और शुगर फॉस्फोरिक एसिड से किससे जुड़ता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। 2 बात आपको क्लियर होगी, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 2 तरह के बॉन्ड है। इतनी सी बात क्लियर है। और ये डायग्राम जो बना हुआ है बोर्ड पर, ये किसी और का नहीं है, ये डायग्राम है आपका न्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का है। और यहां पर O लगा देंगे तो अब किसका हो गया?
राइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का है और ये हटा देंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का है। क्लियर इतना सा डिफरेंस? अब बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। बहुत सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। हमको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना था, ना कि हमको इन सब का। ये सब हम आपके नॉलेज के लिए पढ़ाए हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया है, आपके बुक में देख सकते हो आगे जाकर पेज नंबर 98 में डायरेक्ट डायग्राम बनकर रेडी हो गया है। 96 में 98 में डायरेक्ट डायग्राम रेडी है। तो डायरेक्ट डायग्राम बना दिया उसने, हमको डायरेक्ट हम नहीं बना रहे हैं। 96 में और 98 में हमने धीरे धीरे बनाया आपको, जिससे सीख पाओ आप। अब आगे चलते हैं। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, दूसरा बना देते हैं, तीसरा बना देते हैं, चौथा बना देते हैं, बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे हम। एक तो बन ही गया, दूसरा बनाते हैं। ये रहा मंदिर और ये इसका ये दरवाजा, यहां पर HOH CH2OH, यहां पे मान लो कोई भी एक हाइड्रोजन बेस जोड़ दो, ग्वानिन जोड़ देते इस बार हम। ठीक है, जोड़ दिया। इधर फास्फोरिक एसिड आएगा, इसका एक OH कुर्बान हो जाएगा, यहां CH2 बस बचेगा। POH सेम चीज नीचे द्वारा लिख दे रहे हैं आप, जिसे सीख पाओ। देख पा रहे हो? सेम चीज दोबारा लिख दिए। ये एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। दो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता है। और कैसे बनता देख पा रहे हैं यहां पर? तो यहां पर देखेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड जो है कौन सा नंबर पोजीशन पर अटैच है? ये 5 नंबर पर। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन पर फॉस्फोरिक एसिड है। तो 5 नंबर वाला पोजीशन में जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका एक OH ग्रुप, और ये कौन सा नंबर है? 3 नंबर पोजीशन पर जो OH है, तो 3 नंबर का OH और 5 नंबर का OH आपस में रिएक्शन करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, कहा किसके किसके बीच रिएक्शन होगा? 3 नंबर में जो OH है और एक 5 पोजीशन पे जो OH है, उन दोनों के बीच में आपके रिएक्शन होगी। प्राइम नहीं लगा रहा था, 3 पोजीशन लगा रहा था। ठीक है, 3 और 5 नंबर पे इनमें से एसिड कौन है और आपका ये अल्कोहल कौन है? ये वाला अल्कोहल है और ये वाला एसिड और अल्कोहल के बीच में यहां भी रिएक्शन होगी और 2 OH सामने आएंगे, एक H2O बनकर निकल जाएगा। सॉरी, क्या निकाल दिए? एक O रह जाएगा, सिर्फ एक O बचेगा, बाकी सब कुर्बान हो जाएंगे। H2O बनकर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे। यही चीज यहां पर होगा, ये OH और ये OH रिएक्शन करेंगे और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड को भी कहेंगे कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। 2 ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है ना, एक यहां पर एक यहां पर। एक फास्फोरस 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है, एक यहां बनाया और एक यहां बनाया है। 2 ईस्टर बॉन्ड बनाने की वजह से फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो फॉस्फोडाइईस्टर, आपसे ऐसा एक कंप्लीट वर्ड पूछे कि फास्फोरस और शुगर आपस में कौन से बॉन्ड जुड़े थे? फॉस्फोडाइईस्टर। ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, तो दोनों से जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा होता है? विच बॉन्ड इज द करेक्ट? हाँ, जबकि इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे आगे, सब कुछ होते हैं। इसमें 3 तरह के बॉन्ड देखते हैं डीएनए में, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा बॉन्ड है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वेरी गुड, प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और डीएनए का फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है, इसके पहचान है, यूनिक कैरेक्टर। चल सकते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिया हमने, जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थे, यूनिक है इसके लिए। आगे चल सकते हैं, तो आपका ऐसे और बना देंगे, 2-4 नाम और बना देंगे, तो ये आपका क्या बनकर रेडी हो जाएगा? एक चैन बन जाएगी और इस चैन का नाम क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। एक चैन बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। पेज नंबर 96 में जो आपका डायग्राम बना हुआ है, यही का डायग्राम बना है, थोड़ा टेढ़ा सीधा जो भी होगा, लेकिन डायग्राम यही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को देखोगे, इसमें कौन कौन सा एंगल फ्री दिख रहा है आपको? तो यहां पर देख सकते हैं, एक लंबी सी चैन बनाओगे तो इसका ये OH फ्री दिख रहा है आपको,
5 प्राइम की ओर खाली है, तो इसके इस हिस्से का नाम, ऊपर वाले हिस्से का नाम होगा 5 प्राइम। इसका नीचे ये OH खाली है, इसलिए ये 3 प्राइम पर है, इसलिए इस हिस्से का नाम होगा 3 प्राइम। इस चैन का नाम हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम। समझ में आ रही बात? 5 प्राइम और 3 प्राइम। अगर सेम चैन अगर यहां पर बना दें, हम सेम चैन यहां पर बना दें, लेकिन उल्टे डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका सिर नीचे और पैर ऊपर करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करना होगा। 3 प्राइम को ऊपर ले जाना होगा, 5 प्राइम को नीचे लाना होगा, और तब जाकर यहां पर दो आपके पास पास आएंगे। समझ में आ रही बात आपको? और एक चैन बन जाएगी। तो देखो, इसको एंगल मोड़ कर दिखाते हैं। ये समझ में आ गई इतनी बात? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की चैन है। अब इसको इतना डिटेल बनाएंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसको शॉर्टकट हम मार के पढ़ा रहे हैं। इसको शॉर्टकट लिखेंगे और देखते हैं इसको। आप बना सकते हो, फुल फॉर्म बनाना चाहो तो। समझ तो गए हो, बना सकते हो। तो हम सिंपल सा लेते हैं, ये रही शुगर, और शुगर से अटैच कौन सा चीज है? फॉस्फोरस। कौन से नंबर पोजीशन पे? 5 नंबर। शुगर के 5 नंबर पोजीशन पर फॉस्फोरस है, ठीक है। और शुगर के कौन से नंबर पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस है? फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन बेस है। ये नाइट्रोजन बेस कौन हो सकता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन। पहले वाले में एडेनिन ले लेते हैं। दूसरा लेंगे, शुगर है, शुगर से कौन अटैच है? फॉस्फेट। तो आप देख सकते हो कि बार बार ये कह रहा है, यहां पर कहना क्या चाह रहा है? शुगर और फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाते हैं। डीएनए का बैकबोन जो बना होता है वो दो चीजों बनाता है, शुगर और फॉस्फेट। अगर ये डीएनए का डायग्राम हम बनाते हैं, ये लाइन जो दिखाना चाह रहे हैं किस चीज की लाइन है? ये लाइन शुगर और फॉस्फेट है डीएनए में। तो ये शुगर और फॉस्फेट, और शुगर की 5th नंबर पोजीशन पर बार बार फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और ये रहा डायग्राम, एक लंबी सी चैन बना दे रहे हैं। ये एक चैन है, और देख सकते हो फॉस्फोरस कितने आपके एक क्या है? ये यहां पर देख सकते हो, एक फॉस्फोरस है, एक शुगर है, और इधर पे एक नाइट्रोजन बेस जोड़ दिए। क्या बन गया तीनों मिलकर? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बन गए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपके बनाकर रख दिए सामने में, और सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे कि जुड़ जाएंगे? कौन से बॉन्ड से? कहां पर बनेगा? ये फॉस्फेट जाकर यहां से अटैच हो जाएगा OH से 3rd पोजीशन पे। इसके 3rd नंबर पोजीशन पे ये भी अटैच हो जाएगा, ये भी अटैच हो जाएगा, ये भी अटैच हो जाएगा, और इस तरह एक चैन बन आपकी रेडी हो गई। और इस चैन का नाम होगा आपकी क्या? पॉलीडिऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलेगा? तो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन रेडी हो गई। चलेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन रेडी हो गई। अब इस चैन को अगर हमने ध्यान से देखा है तो कौन कौन सी चीज फ्री है? ये वाला P किसी से अटैच नहीं है, ये फ्री है, और 5 नंबर पोजीशन पे, इसलिए इससे का नाम होगा 5 प्राइम। इधर जाकर देखें तो यहाँ पर 3 प्राइम वाला हिस्सा खाली, यहाँ पर OH था, इसलिए इस हिस्से का नाम होगा 3 प्राइम। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? कहां पर यहाँ 3 प्राइम कहां से आ गया? यहाँ पर OH कुछ ना कुछ रहा होगा ना, जो किसी से अटैच नहीं है, इसलिए इस हिस्से का नाम 3 प्राइम। इसका उल्टा अगर हम चेन बना दें इधर साइड, और हमको करना क्या है? नाइट्रोजन बेस के दूसरे सामने लाना, तो उल्टा बनाना पड़ेगा। तो शुगर जो होगी, ये शुगर है, शुगर की इस बार नीचे की ओर फॉस्फेट आ जाएगा। ये 5 नंबर पोजीशन इधर होगी, 5 नंबर पोजीशन नीचे की ओर होगी। मंदिर का मुंह ऊपर उल्टा बना देंगे, ऐसा मुंह रहेगा, ये ऐसे बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे तो यहां पर 1 नंबर पोजीशन आएगी, और ये रहेगा नाइट्रोजन। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहां पर लगा हुआ होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। देख पा रहे हो डायग्राम? हमने ये इसी एंगल में बनाया है। 5 नंबर पोजीशन पे फॉस्फोरस लगाया, सेम चीज। फिर शुगर के 5 नंबर पोजीशन पे दूसरा फॉस्फोरस, शुगर के 5 नंबर पोजीशन पे दूसरा, देख पा रहे हो? और इधर पे क्या लगा हुआ होगा? नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा। इधर भी नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा। देख पा रहे हो? 2 चैन दिखाई दे रही है। इस चैन में देख सकते हो कि ये इसके साथ चैन कैसे जुड़ेगी? तो ये फॉस्फेट शुगर के साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये फॉस्फेट बेचारा अकेला बैठा रहेगा। फॉस्फेट कौन सा नंबर पर है? ये हिस्सा 5 प्राइम एंड कहलाएगा यहां पर, और यहां पर 3 प्राइम एंड OH खाली होगा, 3 प्राइम एंड। तो देख सकते हो ये चैन का मुंह किधर से किधर था? 5 से 3 था, इसका मुंह 3 से 5 की ओर है।
ये नाइट्रोजनस बेस आपके ये देख सकते हो रिंग का वो है, कौन सा बैकबोन है। बैकबोन बनी होती है सिर्फ दो चीजों की, शुगर और इससे अटैच कौन है, लिंक कौन है, तो इससे लिंक है नाइट्रोजनस बेस। तो आपकी एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि आपका शुगर एंड आपका फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं। द बैकबोन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट से बनता है और नाइट्रोजनस बेस इसमें लिंक्ड होते हैं। कौन सी पोजीशन पर, तो आपको बोलता है मोइटी प्रोजेक्ट। मोइटी प्रोजेक्ट एक वर्ड यूज किया है, इसी प्रोजेक्शन को बोल दिया, मोइटी प्रोजेक्शन बोल दिया है, जुड़े हुए कनेक्टेड हैं बस। तो आपके नाइट्रोजनस बेस इससे कनेक्टेड है। ये नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये नाइट्रोजनस बेस का नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर दें एडेनिन है, तो इस नाइट्रोजनस बेस का क्या नाम होगा, थाइमीन होगा। हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ ही जुड़ता है और कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पर। अगर इसको डिफाइन कर दें हम साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या होगा, कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ते हैं और एडेनिन थाइमीन डबल बॉन्ड। अगर इसका उल्टा कर दें, थाइमीन लिख दें, तो यहाँ क्या होगा, एडेनिन होगा। एडेनिन थाइमीन से, थाइमीन एडेनिन से, डबल बॉन्ड। अगर यहां पर हम लिख दें जी, तो यहां क्या होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक चेन का एक तरफ का बेस पेयर मालूम है, एक तरफ के बेस मालूम है, तो दूसरा पेयर आप उसका कर सकते हो। यहां पर टी लिख दें तो यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर टी लिख दें तो यहां फिर से ए हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत यहां पर। और ये बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। इसलिए जब भी डीएनए को गर्म किया जाएगा या हीट दिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो यही बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आज हम कलेक्ट करके बता रहे हैं वही चीजों को, पढ़ा पहले ही चुके हैं, लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। ये चैन रेडी हो गई और ये पेयरिंग ऑफ चैन रेडी हो गई, एक पेयर चैन रेडी हो गई आपके सामने। पेज नंबर 98 पे चैन बनी, वही चैन बन गई है। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देख पा रहे हो, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। और इस तरह आपको ये मालूम चल गया, डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम चल गया, चैन बनाकर दिखा दिए। कोई दिक्कत ये बात समझने में नहीं है। हाँ, पोडियम हटा ही दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोर्ड का काम नहीं है, अभी रहने दो पोडियम, थोड़ा सा हमको भी इसकी रीडिंग मारने दो। ठीक है, बोर्ड का काम आएगा, हटा देंगे। अगली लाइन सुनना। हाँ, हम नहीं दिख रहे, अब आए, आ गए, उसी को एडजस्ट कर दो थोड़ा सा। बस चलो, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आरएनए जो होता है उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, डीएनए में नहीं होता। इस लाइन को लिखते हैं, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड, आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होगा, एडिशनल ओएच ग्रुप होता है जो डीएनए के पास नहीं होता। कौन से नंबर पोजीशन पर, एनसीईआरटी के लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट इन द सेकेंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के सेकेंड नंबर पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा ओएच होगा जो डीएनए के पास नहीं होगा। डीएनए आरएनए में रिलेशन है, आपको क्वेश्चन पूछा था आगे कि डीएनए और आरएनए में क्या रिलेशन है, तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, डीएनए में आपके नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होंगे, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम होगा। तो यही लाइन कहता है अगली लाइन, in RNA the uracil is found in the place of thymine। थाइमिन की जगह पे वहां पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। चलेगा, आपको ये लाइन मालूम पहले पढ़ा चुके हैं कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5-मेथाइल यूरेसिल। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में डिस्कवरी कब हुई थी। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है और कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी पहली बार फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। साइंटिस्ट नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। ये इवेंट है 1869 का।
1869 में फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने पहली बार डीएनए की डिस्कवरी कर दी थी। डीएनए की डिस्कवरी कब हुई है? 1869 में। और डीएनए कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कहां पर डिस्कवरी की थी? पस सेल में। पस सेल, बीमार होने पर जो मवाद बनती है ना पस, उस पस सेल में इसकी डिस्कवरी हुई थी डीएनए की। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर से निकला था, एसिडिक नेचर का था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। समझना, न्यूक्लियस से निकला था, न्यूक्लियस से, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर से निकला था, इसलिए न्यूक्लिक पड़ गया। और एसिडिक नेचर का था, इसलिए एसिड पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उस समय उसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था। पहला नाम उसका क्या था? पुराना नाम न्यूक्लिन नाम। फ्रेडरिक मिशर ने उसे न्यूक्लिन नाम से पुकारा, NUCLEIN, न्यूक्लिन। तो डीएनए का पुराना नाम, न्यूक्लिक एसिड का पुराना नाम न्यूक्लिन था। किसने डिस्कवरी की थी? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, पस सेल से। पस सेल यहां नहीं लिखा हुआ है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिए। आगे चलते हैं। हाउ एवर, उस समय लेकिन टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप नहीं थी कि हम डीएनए को निकाल सकें, उसको देख सकें, उसका स्ट्रक्चर समझ सकें। तो डीएनए का डिस्कवरी तो हो गया था 1869 में, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर जानने में हमें बहुत साल लग गए। हमें 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम चला। सोचो कितने साल बाद 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर जान पाए। और डिस्कवरी कब कर लिए थे? 1869 में इसकी डिस्कवरी कर चुके थे। और इतने साल तक हम डिस्कवरी करने के बाद भी डीएनए का स्ट्रक्चर इतने साल बाद जान पाए। हमारे पास ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास इतनी टेक्निक डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझ पाए। इतने साल तक डीएनए को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी रही है। डीएनए को लेकर, डीएनए का स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा आपके क्वेश्चन मार्क था कि डीएनए का स्ट्रक्चर होगा कैसा। डीएनए तो होता है, मालूम चल गया। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमको लगभग में, आप देख सकते हो, 100 साल, लगभग 100 साल, हाँ कितने साल कैलकुलेट कर लेना, लगभग बता रहे हैं 80-90 साल लग गए ना। 80, हाँ 84 साल, चलो कैलकुलेट कर लियो तो अच्छी बात है। 84 ईयर लॉन्ग बैक। यही लाइन लिखता है टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से। टेक्निकल लिमिटेशन मतलब हमारे पास लिमिटेशन, टेक्निकल पावर ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इसकी वजह से हम इसको आइसोलेशन करना, इसका लॉन्ग पॉलीमर को, इंट्रैक्ट को निकाल पाना बहुत लंबे समय तक मिस्ट्री रहा। इसका आपका इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाए लॉन्ग पीरियड तक। पहली बार डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है दो साइंटिस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे, यंग साइंटिस्ट थे ये। एक की एज महज उस समय पे 19 साल के थे, एक 19 ईयर के और दूसरे 21 ईयर के। दो साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। उनमें शायद एक जिंदा भी अभी तक, हाँ उनमें से एक वॉटसन जो है शायद अभी तक, अगर 1-2 सालों में नहीं डेथ किए होंगे तो जिंदा है। मेरे पास जो पुराना डाटा था उनके बारे में कि वो जिंदा थे, ठीक है। अभी नया अपडेटेड डाटा नहीं है मेरे पास। 1-2 सालों में अगर डेथ हो गई हो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वॉटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था बहुत पुराना